everyone, welcome back to Sugandha Research channel. My name is Khushbu Singh and I am a PhD scholar. जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है हाउ टू राइट अ बुक चैप्टर इन एन एडिटेड बुक। तो फ्रेंड्स आज ये उसी सीरीज़ में पार्ट 3 है, ठीक है। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बहुत कुछ सीखा कि हमारे की टाइप्स ऑफ बुक्स कौन सी होती हैं, 4 कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं जब हम एडिट बुक स्टार्ट करेंगे। तो वो उन सब मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है आई बटन पे शेयर कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा 7 की स्टेप्स टू राइट अ चैप्टर इन एन एडिटेड बुक। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पार्ट 2 में कि 4 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्कॉलर के माइंड में घूमते हैं जब वो बुक लिखने जा रहा होता है, ठीक है। तो उसके आंसर्स हम कैसे ढूंढते हैं, मैंने आपको वहाँ पे ये सब बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आपको ना कुछ की स्टेप्स बताऊंगी कि आप कैसे हर एक स्टेप तक जाएंगे और आपको टाइटल कैसे लिखना है और आप कैसे ट्रांजिशंस लेंगे, ठीक है। और आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, मतलब इसका जो लैंग्वेज फीचर्स है वो तो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ कि आपको 7 की स्टेप जिसकी माइंड मैपिंग आपके पास रहना चाहिए, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत। सो फ्रेंड्स ये देखिए हम अपनी अब स्लाइड्स पर आ चुके हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपका जो 7 की स्टेप में जो पहला स्टेप है वो है गैदर रेलिवेंट डेटा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका जो भी आपका टॉपिक है, जो आप वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपकी जो भी एडिटर का जो ओवरऑल थीम है, जो स्पेसिफिक विजन है वो उससे अलाइन करता हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है उसकी आप थॉरो रिसर्च करोगे, ठीक है। अब थॉरो रिसर्च आप कैसे करोगे, आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर पढ़ोगे, ठीक है। आप केस स्टडीज़ देखोगे, आप रिपोर्ट्स देखोगे, आप एग्जाम्पल्स देखोगे, आप ये सब चीज़ें जो हैं पहले नोट डाउन करोगे, जो भी आपको उसमें से स्टडीज़ में से जो भी आपको आइडियाज़ वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। आप पूरा एक थॉरो रिसर्च वहाँ पर करोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, आप फिर माइंड मैपिंग करोगे, ठीक है। आपने आइडियाज़ कलेक्ट कर लिए, बट माइंड मैपिंग यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जिससे कि आप जो अपने थॉट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओ, ठीक है। एक के बाद क्या थॉट आएगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा थॉट क्या आएगा, तो ऐसे ही आपका जो है आइडियाज़ कनेक्ट रहेंगे, तो उसके लिए आप माइंड मैपिंग करोगे, ठीक है। फिर आप ये माइंड मैपिंग क्यों करोगे, तो देखो फ्रेंड्स ये माइंड मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी है और क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव है, वो एक यूनिक एंगल है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो मेरा चैप्टर है ना वो एक न्यू पर्सपेक्टिव एड ऑन कर रहा हो, या आप ये कह सकते हो कि आप वो एक नई वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ठीक है, एडिटेड बुक में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये तो ऑब्वियस है कि आप ये जो हम रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। हम रफ में, अब चाहे हम ऑनलाइन रहें या फिर हम पेन पेपर की बात करें, तो या तो हम पेन पेपर से हम नोट डाउन करेंगे जो भी हमने अपनी स्टडीज से जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है, या फिर हम ऑनलाइन मेंटेन करेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। बट आपको थोड़ा रिसर्च तो करनी होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने सेकेंड की स्टेप पे, जो है क्रिएट अ चैप्टर आउटलाइन। अब फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप अब यहाँ पर अपने चैप्टर का ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करोगे, मिडिल में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, कितनी थीम्स, कितनी सब थीम्स इंक्लूड करोगे, और आप अपने चैप्टर को एंड कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास रफली नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। और हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आपने अगर हैंड टू हैंड अपना चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है तो वो भी सही है। तो आपको ये क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि फ्रेंड्स एक बार में तो परफेक्शन नहीं आ जाती, ठीक है। तो हाँ ये भी हो सकता है कि हम एंड में जाके अब कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लें। बट हाँ फ्रेंड्स ये ज़रूरी है कि आप ना एक मतलब अपना एक पेन पेपर या फिर डायरी मेंटेन कर लो कि आप बिगनिंग में कैसे लिखोगे, मिडिल में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे और एंड में क्या क्या लिखोगे। क्योंकि देखो होता है क्या है कि ये चैप्टर्स जो होते हैं ये एक दिन में तो पूरे हो नहीं जाएंगे, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, ज़्यादा भी लगता है। और ऐसा भी नहीं कि हम 1 महीने में कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, कभी कभी हम ब्रेक लेना भी पड़ जाते हैं।
तो इसलिए ना ये ज़रूरी है कि आप एक डायरी और पेन रखो अपने पास और वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि भाई कि इस चैप्टर इंट्रोडक्शन में मुझे ये लिखना है, और जब मिडिल में मैं ये सबको इंक्लूड करूँगा या करूँगी, एंड में मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, एक रफली ना एक आइडिया या फिर एक ब्लूप्रिंट बना के रख लो, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये फिर ज़रूरी क्यों है आपको ये अपना जो चैप्टर है स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखो, हम जैसे हमें पता है कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारे बुक के मेन थीम के साथ अलाइन करता हुआ हो, तो आप जब एक ड्राफ्ट बना के रख लोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि हाँ भाई, मेरे जो भी कुछ है वो मेरे बुक के मेन थीम से अलाइन कर रहा है। ठीक है। तो अगर कोई रीडर उसे अकेला भी पढ़ता है, अकेला इन द सेंस का मतलब है कि आपके चैप्टर को अकेला पढ़ता है और चैप्टर्स को नहीं देख रहा है, तो वहाँ पे भी उसे लगे कि हाँ भाई, इस स्कॉलर ने कुछ यूनिक एंगल यहाँ पर दिया है, वो ये चैप्टर कुछ अलग कह रहा है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्या वो मेरे वर्ड काउंट या वर्ड जो भी एडिटर ने जो गाइडलाइंस मुझे दी हैं ये उसमें सब आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड की स्टेप है आपका कंपोज अ कैची चैप्टर टाइटल। सो देखो, जब आप एक एकेडमिक चैप्टर लिख रहे हो तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है, वो है आपका टाइटल। तो इसलिए आपका जो टाइटल होगा वो कैसा होगा, कैची और क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टाइटल है वो आपके रिसर्च के यूनिक एंगल को दिखाए, इसलिए आपका टाइटल कैसा होगा, कैची एंड क्लियर। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई जेनरिक या फिर टेक्निकल जार्गन का ऐसे जो वर्ड्स हैं वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। आप ऐसे कोई वोकैबुलरी यूज़ नहीं करोगे कि रीडर वहाँ पे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाइटल है ना, वो आपका जो चैप्टर है उसकी हेडलाइन है। जो भी आप अपने चैप्टर में जो भी कहानी लिखोगे ना, वो उसकी हेडलाइन है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा जो टाइटल है ना वो मेरे बुक के विजन से अलाइन करता हुआ है और बहुत कैची भी है और क्लियर भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो क्या होगा, तो जो रीडर है ना वो तुरंत अट्रैक्ट करेगा और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को समझेगा। और आपका तब वो उसे जब पता लग रहा है कि हाँ भाई, इसका जो टाइटल है वो कंट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट कर रहा है, तो इसको पूरा फिर रीड करेगा रीडर जो है। ठीक है। तो इसलिए आपको अपने टाइटल को कैची एंड क्लियर दोनों रखना है। आई होप कि आपको ये थर्ड स्टेप भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की, वो है क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक होती है इंट्रोडक्शन से। ठीक है। तो इसलिए आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जो आपके टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक का चैप्टर है, सॉरी, आपका जो चैप्टर जो भी आपने अपने जो भी एडिटर के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो वो आपके ब्रॉडर थीम से कैसे जुड़ता है, आपको ये भी अपने इंट्रोडक्शन में दिखाना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी आपका जो टाइटल आपने सेलेक्ट किया है कि आप इस बुक में ये लिखोगे, तो आपको वहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि भाई आपका जो टाइटल है वो बुक के विजन के साथ कैसे रिलेट करता है। ठीक है। आप ये वहाँ पे ज़रूर बताओगे। साथ ही साथ आप अपने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और या फिर रिसर्च क्वेश्चन वो भी ज़रूर मेंशन करोगे। ठीक है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बातें करोगे, इंट्रोडक्शन में बताओगे, वो सब एविडेंस बेस्ड या फिर फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। इसका मतलब आपने कोई ऐसा डेटा उठाया है जो कि आपने टेबल से लिया था, वहाँ पे लिखोगे कि ये मैंने इस टेबल से उठाया है, ये मेरा ये सोर्स है। ठीक है। आपने कोई रिसर्च पेपर से अगर कोई फैक्ट उठाया तो वहाँ पे आप बताओगे कि भाई मैंने ये चीज़ जो है इस रिसर्च पेपर से ली है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एविडेंस बेस्ड बात करोगे और आपके जो भी पर्सनल ओपिनियन है वो वहाँ पर अवॉइड करोगे। क्लियर? ओके। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। सो देखो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ पॉइंट है ना, एंश्योर लॉजिकल फ्लो, इस पे मैंने बहुत डीप में बात करा है पार्ट 2 में। मैंने वहाँ सब बताया है डिटेल में कि आप कैसे थीम टू थीम कनेक्ट करोगे, आप सब थीम टू सब थीम कैसे कनेक्ट करोगे, आप एक पैरा से दूसरे पैराग्राफ पे कैसे आओगे, कैसे ट्रांजिशन सेंटेंसेस को यूज़ करोगे और कौन से फ्रेजेस को यूज़ करोगे। तो वहाँ पे मैंने 2 स्लाइड्स भी प्रोवाइड किए हैं। वहाँ मैंने ये भी बताया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है। तो आपको ना ये भी
जो पूरा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप जाके पार्ट 2 देख लो, मैं उसका जो लिंक है आई बटन पर शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे भी बताऊंगी कि आपको बस क्या जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें भी बताया था मैंने चैप्टर आउटलाइन वाले जो स्टेप था, सेकंड स्टेप, उसमें भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से हेडिंग्स यूज़ करोगे और आप उसे कैसे अपने ऑर्गेनाइज करोगे, लिंक कैसे करोगे ट्रांजिशन फ्रेजेस के साथ। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वहाँ पे एग्जाम्पल, डेटा, रेफरेंसेस भी आप ज़रूर दोगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका चैप्टर सेपरेटली भी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। ये आपको लॉजिकल फ्लो आपको मेंटेन करना है कि जिससे कि एक आप रीडर के माइंड एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो बीच में पढ़ते वक्त लॉस्ट ना हो, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट, राइट अ चैप्टर कंक्लूजन। तो आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये जितना भी आपने चैप्टर ओवरऑल लिखा है उसकी यहाँ पे आप समरी देते हो, ठीक है। जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, वहाँ पे आप समराइज करोगे। साथ में आप यहाँ पर इस बात का भी यहाँ पे जोर दोगे कि जो भी आपका चैप्टर है, यूनिक एंगल, जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, जो भी आपने वैल्यू एडिशन किया है, उसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने कंक्लूजन में बताओगे। और हाँ, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे कि आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या फिर न्यू डेफिनेशन, कोई न्यू फैक्ट आप अपने कंक्लूजन में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि आपने भाई पूरे चैप्टर में उस चीज़ की बात नहीं की है और आपने कंक्लूजन में उस चीज़ की बात कर दी, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही ये है कि ओवरऑल समरी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको 6th पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा एंड विद अ कॉल टू एक्शन और रिफ्लेक्शन। देखो फ्रेंड्स, चैप्टर के एंड में एक हमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन या फिर रिफ्लेक्शन देना होता है, जैसे कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस या फिर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस आप दोगे, ठीक है। और आप एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा की टेक अवे भी दोगे जो रीडर के दिमाग में बहुत देर तक रहे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बात की गई है उसे वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगे। साथ में आप ये भी कोशिश करोगे कि जो भी आपने न्यू इंसाइट्स जो निकाली है, ठीक है, जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं, वो आपके ओवरऑल थीम से कैसे रिलेट करता है, आप यहाँ पर ये भी बताओगे लास्ट में, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। और आपको जैसे कि मैं आपको देखो एग्जांपल दूं कि जैसे कि ना जो ओडीओपी टॉपिक जो है वो आत्मनिर्भर भारत से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि जैसे कि आपने जो भी ओडीओपी से रिलेटेड जो भी आपने इंसाइट्स निकाली हैं, तो आप ना वहाँ पे बताओगे चैप्टर में कि भाई जो मेरा जो ये है वो कैसे आत्मनिर्भर भारत से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। आप वहाँ पे ये भी मेंशन करोगे लास्ट में कि आपका जो भी आपने इंसाइट्स निकाली हैं वो ओवरऑल थीम से कैसे रिलेट करती हैं, आप ये भी वहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है ये कॉल टू एक्शन और रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो भी मैंने आपको 7 की स्टेप्स बताया है आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, ये आपको हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैंने ये यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी रिपीट हो गई है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर आप 7 की स्टेप्स के बारे में अगर आपको पता होगा ना, तो पेपर लिखने से पहले ही आप एक रफ ड्राफ्ट या फिर ब्लूप्रिंट एक तैयार कर लोगे अपने डायरी पेन लेकर। तो इसलिए यहाँ पे ये 7 की स्टेप्स को बताना ज़रूरी था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।